ये करंट अफेयर्स में ये आज का अपना टॉपिक है यहाँ पे वेपन डिप्लोमेसी को लेकर। क्या होती है वेपन डिप्लोमेसी? देखो, डिप्लोमेसी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कूटनीति क्या होती है। हिंदी में इसको कहते हैं कूटनीति। कूटनीति का मतलब एक होता है, कोई भी किसी भी देश के साथ जब आप संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के लिए आपको वार्ता करनी पड़ती है। और वार्ता भी दो तरीके की होती है, एक होती है पर्दे के सामने से और एक होता है पर्दे के पीछे से। पर्दे के सामने वो चीजें जो कैमरे पे दिखाई देती हैं, जो टीवी पे दिखाई देती हैं, और पर्दे के पीछे जो किसी को पता नहीं चलती। और पर्दे के पीछे वाला काम पहले होता है और पर्दे के सामने वाला काम बाद में होता है। और कूटनीति पर्दे के पीछे वाला काम है। और ये हर देश पहले क्या करता है, कूटनीतिक स्तर पर वार्तालाप प्रारंभ करता है, चर्चा परिचर्चा करता है, किसी विषय मुद्दे पर आपको वार्तालाप होती है, उसको लेकर यहां पर कोई एक टॉपिक चुना जाता है, उसको लेकर फिर वहां पर रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, फिर उसको एक एमओयू बनाया जाता है, फिर उसको लेकर वहां पर वार्ता होती है, सभी बिंदुओं पर वहां पर सहमति होती है। और जब बन जाती है तो फिर उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री या कोई भी जाते हैं, मिलते हैं और मीडिया के सामने उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सामने आता है एट द लास्ट, वो कई महीनों और सालों की मेहनत पीछे, पर्दे के पीछे चल रही होती है कूटनीतिक स्तर पर। और यही है कूटनीति, जहां पर दो देशों के मध्य या दो से ज्यादा देशों के मध्य यहां पर किसी भी मुद्दे को लेकर के वार्ता के माध्यम से एक आम सहमति बनाई जाती है। ठीक है, और ये आम सहमति जो होती है वो किसी भी मुद्दे को लेकर आपसी संबंधों को बेहतर करने को होते हैं। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक डिप्लोमेसी के स्तर पर, डिप्लोमेसी भी कई तरीके की होती हैं। एक होती है यहां पर देखी जाए तो जिसको हम बोलते हैं विदेश नीति के तौर पर। विदेश नीति में ही एक मुद्दा आता है जिसको कहा जाता है हार्ड पावर पॉलिसी, एक होता है सॉफ्ट पावर पॉलिसी। ठीक है, एक होती है शार्प पावर पॉलिसी। तो यहां पर भारत जो होती है बेसिकली सॉफ्ट पावर पॉलिसी का यूज करती है। और यहां पर सॉफ्ट पावर पॉलिसी के अंतर्गत ज्यादातर हम देखें शिक्षा, संस्कृति, फिल्म, सहयोग, मेडिसिन, सेवा क्षेत्र, ये चीजें आती हैं। जबकि हार्ड पावर पॉलिसी के अंतर्गत हम एक तरीके से कहें तो लोगों को ब्लैकमेल करना, अर्थात अगर सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसे धमकाते हैं, डराते हैं, युद्ध उन्माद फैलाते हैं, उसके विरुद्ध यहां पर पाबंदियां लगाते हैं और ऐसे ही अन्य चीजें जो सामने वाले को मजबूर करती हैं आपकी बातों को मानने के लिए। तीसरी यहां पर होती है जिसको हम कहते हैं शार्प पावर पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर देखी जाए तो यहां पर हार्ड पावर पॉलिसी और सॉफ्ट पावर पॉलिसी से इतर एक नई तरीके की पॉलिसी डेवलप की गई है, जहां पर एक देश के द्वारा अपने ही लोगों को दूसरे देशों में इनबिल्ट किया जाता है और वहां पर सूचनाओं को कलेक्ट करके उसके माध्यम से फिर उस देश में अपनी पॉलिसीज को डेवलप किया जाता है। अब इसमें से अगर हम बात करें कौन किस नीति को यूज कर रहा है, तो शार्प पावर पॉलिसी की यूज करता है चाइना, भारत यूज करता है सॉफ्ट पावर पॉलिसी को, और अभी अगर देखें तो रूसिया के द्वारा हार्ड पावर पॉलिसी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉलिसी की बात हो गई। इसी में कॉन्सेप्ट आता है डिप्लोमेसी। अब जब अपनी पॉलिसी को आप लागू कराते हैं तो उसके लिए फिर आप अपनाते हैं कूटनीति, कि अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब वहां पर आता है कूटनीति, कूटनीति जिसके माध्यम से आप वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। भारत ने हाल ही में अपनी कूटनीति में एक और चीज को शामिल किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है वेपन डिप्लोमेसी को। वेपन क्योंकि यहां पे हथियारों को लेकर है और डिप्लोमेसी जिसमें बातचीत के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाना है। भारत को अगर देखा जाए, जो कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो सेना है, भारत की जो जरूरतें हैं, उस हिसाब से भारत को अपनी रक्षा क्षेत्र को बहुत मजबूत करना है। और सिर्फ मजबूत करना नहीं है बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी होना है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे यहां पर प्रयोग प्रारंभ किए गए जिसके माध्यम से अपने आप को हम रक्षा क्षेत्र में एक सशक्त और आत्मनिर्भर देश के रूप में विकसित कर सकें। और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि इस क्षेत्र में देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा मार्केट है। रशिया, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ये 5 ऐसे देश हैं जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करते हैं। और भारत की अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर आपको 1 से 2% से भी नहीं है, या मैक्सिमम 2% से नीचे है। और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वेपन डिप्लोमेसी अपनाई है, जिसमें कहा जाता है कि दो देशों के मध्य कूटनीतिक संबंधों के आधार के तौर पर हथियारों को किस तरीके से एक दूसरे के करीब लाने के लिए यूज किया जाएगा। बेसिकली हथियार एक दूसरे को दूर करते हैं, लेकिन वेपन डिप्लोमेसी के तहत भारत यहां पर अब दूसरे देशों को हथियारों को निर्यात करने की सोच रहा है, जिसमें खासकर ऐसे देशों को जो सबसे पहले उसके पास पड़ोस के हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गए। इन देशों को वो हथियारों का निर्यात करने जा रहा है।
उसके साथ साथ कुछ यूरोपीय देशों के साथ भी उसके यहां पर संबंध बन रहे हैं, जहां उन देशों को भी ये हथियारों का निर्यात करेगा। इसको लेकर रणनीति क्या है? तो देखा जाए तो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा क्षेत्र में नया आयाम यहां पे हासिल करने की कोशिश की है, जिसमें वेपन डिप्लोमेसी के तहत हथियारों के निर्यात को यहां पर डेवलप करना है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही हथियार बनेंगे। उसके लिए उन्होंने यहां पर हथियारों को कई अलग अलग यहां पे कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं। इसको लेकर अगर आप देखें तो यहां पर भारत की अभी जो स्थिति है यहां पर पहले से देख लेते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि टॉप 25 देशों में भारत का स्थान क्या है? 24। 25 में से भारत 24वें स्थान है। किस मामले में? हथियारों के निर्यात में वैश्विक स्तर पर यह भारत का स्थान है। और ये जो रिपोर्ट दी है वो किसने दी है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है, जो ये हर साल ये जारी करते हैं। अब यहां पर देखें तो वैश्विक व्यापार में हथियारों के निर्यात में भारत का जो योगदान है वो 0 से 2% है। और 2021-22 में भारत का जो रक्षा निर्यात है वो 11,607 करोड़ हो गया। इससे पहले की बात करें तो यह मात्र 1,000-2,000 करोड़ था और यह बढ़ करके आपको 11,607 करोड़ हो गया है ये पिछले यहां पर 21-22 में। ऐसा अब भारत को देखा जाए तो भारत की अगर 24वीं स्थिति है तो भारत से आगे कौन से हैं और टॉप 5 में कौन आते हैं? जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, सूचकांक आएंगे तो वहां पे टॉप 5 नेशन जरूर पूछे जाते हैं या फिर बॉटम 3 या 4 या 5 पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी, जैसा मैंने कहा था, ये 5 जो देश हैं आपको पहले 5 स्थानों पर हैं और ये सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करते हैं, अर्थात ये हथियार बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। अब भारत को यही हासिल करना है तो उसके लिए भारत ने डेवलप किया अपना हथियार उद्योग। इसके लिए एक बनाया गया डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर भारत ने एक नहीं बल्कि 2 जगह बनाए ताकि हथियारों को तेजी से बनाया जा सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले वो हम उसको पूरा करके उनका निर्यात भी कर सकें। इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर को अगर देखिए, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के हथियारों के निर्माण के लिए प्लांट स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि मिसाइल, हेलीकॉप्टर, टैंक, बंदूकें, गोलियां, हर तरीके की चीजें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, सब चीजें वो क्या है? प्लांट। पूरे का पूरा एक क्षेत्र आपको दिया जाता है और उन क्षेत्रों में कंपनियों को आवंटित किया जाएगा। कोई हो सकता है ऐसी कंपनी हो जो कि टैंकों का निर्माण करती है, कोई मिसाइलें बनाती है, कोई यहाँ पर मैगजीन्स बनाती है, कोई यहाँ पर आपको AK-47 बनाती है। तो क्या करते हैं? सबको एक एक क्षेत्र दे दिया जाता है और वो वहाँ पर हथियारों का निर्यात करती हैं। भारत में देखे जाएं तो ऐसे डिफेंस कॉरिडोर में सार्वजनिक, निजी, MSME तीनों प्रकार की कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं। और ये 2 क्षेत्र जो हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं भारत में, वो कहाँ कहाँ हैं? एक आपका यूपी में है और दूसरा कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, 2 डिफेंस कॉरिडोर आपके, एक यूपी में है उत्तर प्रदेश में और दूसरा यहाँ पे तमिलनाडु में है। अब डिफेंस कॉरिडोर में बनाई क्या चीजें जाती हैं तो वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। क्या क्या बनता है? मिसाइलें, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, तोप, गोले, राइफलें, हेलीकॉप्टर, लगभग सब चीजें जो भारत को यहां पर चाहिए वो हर एक चीज भारत अब बनाने जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम रक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में आत्मनिर्भर देश के रूप में विकसित होना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं, इतना सब कुछ आपको उत्पादन करने के लिए उसको खरीदना पड़ेगा और खरीदने के लिए क्या चाहिए? बजट चाहिए। और भारत का जो बजट अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारा जो पैसा है वो सोशल सेक्टर्स में चला जाता है, सामाजिक कल्याण योजनाएं में, किसानों के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में, जिसमें रक्षा क्षेत्र में उसका बजट धीरे धीरे बढ़ा तो है लेकिन वो एक हद से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, चाहे उसको कितनी भी आवश्यकता क्यों ना। रीजन, क्योंकि आप बजट को संतुलित तरीके से हर एक क्षेत्र में खर्च करना होता है ताकि हर एक क्षेत्र यहां पर समान रूप से विकसित होता रहे। तो इसका बजट बढ़ाया कैसे जा सकता है? तो बजट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो बना रहे हो उसे सिर्फ अपने लिए मत रखो, उसको बेचो। जब आप सेल करोगे तो उससे पैसे आएंगे, क्योंकि आप 10 रुपए की चीज बनाओगे तो बेचोगे तो कम से कम 15-20 में ना, तो 15-20 या 5-10 रुपए तो प्रॉफिट आएगा। जो प्रॉफिट आएगा वापस उसको इन्वेस्ट कर सकते हो और वापस से चीजें और डेवलप करोगे। तो भारत यही करने जा रहा है। इन डिफेंस कॉरिडोर्स के माध्यम से जो भी उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इन चीजों के, उनको वो बनाएगा, सेल करेगा, पैसे आएंगे, वापस से इन्वेस्टमेंट करेगा और उस इन्वेस्ट का एक पार्ट जो होता है जिसने आया कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी तरफ चला जाएगा और जो प्रॉफिटेबल जो पैसा उसका आया है वो इन्वेस्टमेंट और भारत जो की जो रक्षा जरूरतें हैं उनकी तरफ चला जाएगा।
तो एक तरफ हम यहाँ पे आत्मनिर्भर भी बनेंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ पर सेल करते हुए चीज़ों को एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित हो जाएंगे। अब देखा जाए तो भारत ने अभी तक ऐसे कितने सौदे किए हैं या किन किन देशों के साथ उसने वेपन डिप्लोमेसी को अपना लिया है या शुरू कर चुका है। तो ये भारत के कुछ रक्षा सौदे हैं जो पिछले कुछ टाइम में उन्होंने विभिन्न देशों के साथ किए हैं। जैसे कि आर्मेनिया के साथ उन्होंने 2000 करोड़ का रक्षा सौदा किया है, जिसमें मिसाइल, रॉकेट, गोला बारूद संबंधी समझौते को साइन किया है। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करीब 2000 करोड़ का जो आर्मेनिया के साथ उन्होंने किया। एक और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया फिलीपींस के साथ जो कि 37.4 करोड़ का है और इसके तहत भारत यहां पर ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस को देगा। एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वियतनाम के साथ किया गया जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ही है। इसके साथ साथ अर्जेंटीना और मलेशिया जैसे देशों के साथ इन्होंने तेजस जो आपका भारत का लड़ाकू विमान है वो यहां पर उनको सेल करने की बात चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड को हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ वार्ता प्रारंभ हो चुकी है और भारत म्यांमार के साथ भी यहां पर करीब जो रक्षा उपकरण है, म्यांमार को भारत करीब उसकी आवश्यकता का 17% रक्षा उपकरण कौन निर्यात कर रहा है? भारत। तो आप एक बड़े लेवल पर धीरे धीरे किसी देश की मार्केट में अपने लिए स्थान बना रहे हैं। हर चीज को हम 100% के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब 100% में किसका कितना योगदान है? तो म्यांमार के में हथियार उद्योग में या क्षेत्र में भारत का कितना कैप्चर है? 17%। इन फ्यूचर ये भारत इसे और भी बड़ा कर सकता है, 20, 25, 40, 50, ठीक है। जितना बड़ा आप मार्केट किसी भी क्षेत्र का कैप्चर कर लेंगे उतनी ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपको मतलब मिल रहे हैं, उतना ही आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा यहां पर आपकी कंपनियां जो होंगी वो प्रॉफिटेबल होंगी और आप एक आत्मनिर्भर देश यहां पर बन सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर देखिए ये भारत के अपने रक्षा सौदे हैं और यही है भारत की अपनी वेपन डिप्लोमेसी, जिसके तहत भारत अपने हथियारों के माध्यम से न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने जा रहा है बल्कि अपने आप को रक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में एक आत्मनिर्भर देश की जो संकल्पना भारत ने रखी है वो रक्षा के क्षेत्र में भी उसे वो साकार करने वाला है। तो डिप्लोमेसी में ध्यान रखना है, अगर वेपन डिप्लोमेसी वाला ये कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए, ये करंट आपको ध्यान रहेगा, ठीक है।